आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की जो लड़ाई है ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पे कुछ दृश्य देखने को मिल रहे हैं उन सड़कों के उन दृश्यों को लेकर आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के पास और इनसे वो तमाम सवाल पूछेंगे जो आपको भी लगेगा कि पूछना ज़रूरी है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि हेल्पलाइन पर मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, इन तमाम देश के अलग अलग भागों से जो लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं और आपके इस दफ्तर की ईंटें भी उन्हीं में से कुछ गरीब लोगों ने लगाई होंगी, वो सड़कों पर पैदल अपने घर वापस जाना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि उनके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि कल जिनसे हमारी मुलाकात हुई उनमें से एक ने ये कहा पैदल चलते चलते मर जाना बेहतर है बजाय इसके कि हम घर में बैठे रहें और हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक पूरी जानकारी दे दूं। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस वायरस है जो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, दुनिया के बड़े बड़े देश आज डिबैकल कर गए, बर्बादी और कंगाली के, बदहाली के कगार पर हैं। हिंदुस्तान अगर आज सुरक्षित है, काफ़ी हद तक अगर हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने इस कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है तो उसका क्रेडिट जाता है हिंदुस्तान की जनता को और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जिन्होंने पूरे मेयर्स, पूरे लॉकडाउन को अनाउंस किया और लोगों ने जिन्होंने मोदी साहब की हर बात को माना। उसके चलते हमारा देश सुरक्षित है। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, आपने देखा हमने यहाँ एक हेल्पलाइन शुरू की, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बीजेपी ने हेल्पलाइन की। हमने करोड़ों रुपयों का राशन गरीब जरूरतमंद लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिनमें ये लोग भी हैं जो बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जो लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं या व्यापार करने आते हैं। लद्दाख के स्टूडेंट्स, लेह और कारगिल के, जो जम्मू यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन सब की चिंता हमने यहाँ की। उन सबको हमने राशन मुहैया करवाया और लगातार आज भी वो काम चल रहा है। ड्राई राशंस के कितने किट, लाखों की तादाद में किट्स पूरे जम्मू कश्मीर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। चाहे वो लखनपुर है, चाहे वो सांबा है, जम्मू है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है, डोडा है, रामबन है, रियासी है, रजौरी है, पुंछ है, वादिये कश्मीर है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्करों ने काम किया। जहां एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ तालमेल बना के काम करना था वो काम किया। मोदी साहब ने 3-3 महीने का राशन फ्री अनाउंस किया, फिर ज़रूरतमंद लोगों को, फिर उन्होंने जो किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपया किसानों के खाते में डाला, जिन्होंने जनधन योजना के अकाउंट्स खोले थे उनके अकाउंट्स में पैसा आया। उसके बाद जो पेंशन, अलग अलग डिफरेंट पेंशन स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत, कोई दिव्यांग है, डिसेबल है, कोई विडो है, कोई ओल्ड एज है, उनके खाते में सीधा पैसा प्रधानमंत्री जी ने डाला। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमने लोगों को की परेशानियों का समाधान एडमिनिस्ट्रेशन से करवाया और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया। हम सबको उम्मीद थी कि 15-18 दिन जो पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो उसके बाद वो खुल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि ये बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको फिर आगे एक्सटेंड किया, फिर तीसरी बार एक्सटेंड किया और अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब की सभी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, साहिबान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। धीरे धीरे करके आज लगभग 35 दिनों से ऊपर 38 दिन हो गए ये सारा लॉकडाउन चलते हुए। तो वो लोग जो अलग अलग जगहों के एरियाज के जम्मू कश्मीर में थे, अब वो उनको यहाँ राशन सुविधाएं हर संभव जो हमको हमारी नोटिस में आ रहा है, हम उनको वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन आप पूरे देश में देखते हैं शाम को टेलीविजन में कि चाहे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, लोग अलग अलग स्टेट्स में दूर दूर तक पैदल जाने के लिए तैयार हो गए।
हमारे देश में गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन सवाल यह है कोरोना वायरस को अगर हमने मिटाना है, इसका एक ही इलाज है, दूरी बना के रखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, वरना ये बहुत तेजी से फैलने वाला कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो लोग जिनका जिक्र आपने किया, अब धीरे धीरे ये लोग इस बात को लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमको अपने अपनी स्टेट्स में जाना है, घर वापस जाना है। और इसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर हैं, हमें हमारी हेल्पलाइन के ऊपर 30,000 से वो फोन कॉल आए, 30,000 से ऊपर, जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर की रियासतों में फंसे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में स्टैंडर्ड हैं। हमें स्टूडेंट्स के फोन आए राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र। यहाँ आपको रोककर आपसे पूछना चाहूँगा, मजदूर गरीब आदमी है और वो गरीब जिसके पास 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं, उसकी मजबूरी समझी जा सकती है कि वो यहाँ से अगर अपने घर जाना चाहता है तो ठीक है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, वो लोग जो 5 स्टार एकोमोडेशंस में बाहर रह रहे थे, आराम सुकून से रह रहे थे, जिन्हें सरकार यहाँ से फैसिलिटेट कर सकती थी, क्या ये अक्लमंदी है कि उन्हें भी घर लाया जाए, या सरकार को ये पैमाना बना लेना चाहिए था कि जो गरीब है वो प्रायोरिटी हो हमारी, और जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। और एक और कहानी सुनने को आ रही थी, पैसा हमारे पास नहीं है भाई, ई ट्रांसफ़र है, सब कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है आपके पास। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रायोरिटी गरीब होना चाहिए या प्रायोरिटी 5 स्टार वाला होना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमको हर एक व्यक्ति की चिंता करनी है। हाँ, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, दूर दराज के एरिया में रहता है, जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उसको संभालना, उसकी चिंता करना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये मोदी सरकार जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की हमेशा प्रायोरिटी है। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, वो गरीबों के लिए हुआ है, वो गरीब गुरबे लोगों के लिए हुआ है, और उन लोगों को वो पैसा पहुंचा है। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बन गए हैं, अब ये लोग सीधा अपने घर में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जम्मू से भी कहा हम पैदल जाएंगे, तो चूंकि अब प्रशासन इनको भी अगर सबको छूट दे देगी, तो ये 40 दिन की जो हमारी मेहनत है, ये सारी बेकार चली जाएगी। एक व्यक्ति भी जो कोरोना इन्फेक्टेड होगा, अगर बाजार में, मार्केट में कहीं घूम गया, 10 लोगों को टच कर गया, 10 लोगों को डिजीज स्प्रेड कर गया, तो ये वापस वहीं पर आके खड़े हो जाएंगे जहां हम खड़े थे। इसीलिए हमको भी बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। मेरे को हजारों फोन कॉल्स आए, जो बीजेपी ने हेल्पलाइन दी। हमने तो एक हेल्पलाइन वो चलाई शुरू में जब लॉकडाउन हो गया, एक हेल्पलाइन हमने अभी 5 दिन पहले, हफ्ता पहले चलाई, उन लोगों के लिए जो अलग अलग स्टेट्स में जम्मू कश्मीर के लोग हैं। आपने देखा होगा, पंजाब के लिए अलग हेल्पलाइन, चंडीगढ़ के लिए अलग, हमने हरियाणा के लिए, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र। रविंदर जी, ये तो सब ठीक है, मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ठीक है, जम्मू कश्मीर का आदमी किसी दूसरी स्टेट में रह रहा है, उसकी चिंता आपको है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जो भारत के अलग अलग प्रदेशों से आकर जम्मू कश्मीर में छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम करते हैं, और जिनको लेकर सुबह से शाम तक एक प्रोपोगेंडा किया जाता है, ये बाहर के लोग हैं जी, इनको यहां से निकालो। क्या आपको नहीं लगता कि वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए था? जी, मैं आपके कंसर्न की मैं दाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा, एक हिंदुस्तानी होने के नाते से, एक मुल्क का बाशिंदा होने के नाते से, एक देश का सिटीजन होने के नाते से, जो एक इंसान का कंसर्न होना चाहिए, वो आपका कंसर्न है। मैं इसलिए आपके इस कंसर्न की दाद देता हूं, तारीफ करता हूं। आपने देखा होगा, जम्मू रीजन के अंदर कठुआ से लेकर रजौरी, पुंछ हो, किश्तवाड़, डोडा, रामबन हो, बनहाल हो, रियासी हो, उधमपुर हो, जो बाहर के दूसरी स्टेटों के कारीगर, मजदूर, जरूरतमंद लोग यहां थे, चाहे ईंट के भट्ठों पर काम करते थे, चाहे मजदूरी करते थे, मिस्त्री का, मैसन का काम करते थे, या व्यापार करने के लिए यहां आते थे, उन सब की चिंता जम्मू कश्मीर के लोगों ने की है। मैंने देखा है बस्तियों के अंदर, ये जो हमने राशन बांटा है, ये हमने समाज से कलेक्ट किया है, समाज ने दिल खोल कर दिया है। यहां लोगों ने राशन दिया है, ड्राई राशन दिया है, राशन पैक करके, पैक्ड फूड, कुक्ड
फूड वो दिया है, वो हमने इन बस्तियों में सप्लाई किया है। ईंट के भट्ठे जहां जहां हैं, या जो हमारे क्रशर्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग, वो हमारे भाई बहन, वो हमारे बंधु, वो बच्चे जो दूसरी स्टेट से यहां आके काम करते हैं, उनकी भी पूरी चिंता हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने की है। जम्मू रीजन के अंदर तो मैंने देखा है, चाहे जम्मू शहर है, चाहे कठुआ है, सिर्फ कठुआ के अंदर 3 करोड़ रुपए से ऊपर का राशन कठुए के लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ऐसा ही जम्मू के अंदर, ऐसा ही उधमपुर के अंदर, रियासी के अंदर, रजौरी पुंछ के अंदर, ऐसा ही हमारे डोडा और रामबन के अंदर, घरों घरों के अंदर जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद गरीब गुरबे लोगों को राशन पहुंचाया है। इतना ही नहीं, जो हमने हेल्पलाइन बाहर की स्टेट के लोगों के लिए चलाई 1 हफ्ता पहले, उसमें भी हमको लगभग 25-30 हजार फोन कॉल्स आए। हेल्पलाइन को लेकर आपसे हेल्पलाइन को लेकर आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो पार्टी की तरफ से चला रहे हैं हेल्पलाइन। अगर आपकी हेल्पलाइन ना भी चले तो आपको इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकारी जो हेल्पलाइनें हैं, सरकारी बाबू हेल्पलाइन के ऊपर तो हैं, लेकिन फ़ोन उठा के राजी नहीं। फ़ोन उठाएंगे तो भटकाने का काम कर रहे हैं। आज भी हम गए हैं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में, जब जाते हैं तो कहा जाता है आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट पास बनेगा। डिवकॉम के दफ्तर में जाते हैं तो आपका इंटर स्टेट पास बनेगा। डीसी के दफ्तर पर के पास के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवकॉम के दफ्तर में ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं। तो क्या आप अपनी तरफ से डिवकॉम, डिप्टी कमिश्नर या प्रशासन को कोई सुझाना चाहेंगे? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस सारे मामले में इस लॉकडाउन के चलते बहुत अच्छा काम किया है और हम लगातार इनको सम्मानित भी कर रहे हैं। एक सिचुएशन ही ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, फर्स्ट टाइम इस प्रकार का माहौल बना। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत ही चूक रह सकती है, आखिर हम लोग इंसान हैं, भगवान खुदा तो है नहीं है, कहीं चूक रह सकती है, लेकिन ताकतवर इंसान है, लेकिन वो चीजें दूर की जा सकती हैं, करनी चाहिए। हमने जो हेल्पलाइन चलाई, आप ये मसला टेकअप करेंगे लोगों के साथ। हमने जो हेल्पलाइन चलाई उसका आधार भी यही था जो आपने कहा। जब एक सरकारी हेल्पलाइन अनाउंस की गई तो उस पर लगातार लोग फोन करते थे तो रेस्पॉन्ड नहीं होता था। उन लोगों ने हमें संपर्क किया और जब हमने भी उस पुरानी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जो सरकारी थी तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने एलजी साहब से बात की, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मुर्मू साहब से मैंने पूरा मामला टेकअप किया। मैंने डिपकॉम साहब से मामला टेकअप किया। उसके बाद हमने ये विचार बनाया क्यों ना अलग अलग स्टेट्स के लिए हम अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिप्यूट करें। एटलीस्ट लोग हमें कॉल करें, हमें डिटेल दें, हम वो डिटेल लेके गवर्नमेंट के पास जाएं, भाई आपके पास डेटा है कि नहीं है। आज मेरे पास मेरे ऑफिस में हेल्पलाइन पर अलग अलग स्टेट में फंसे हुए लोगों की 25 से 30 हजार कॉल्स आई, ईमेल्स आई। तो तकरीबन मैं ये कह सकता हूं, सरकार का आंकड़ा है कि 46,000 लोग बाहर फंसे हैं। उन सब ने हमको कांटेक्ट किया, हमने हर एक का फोन सुना, हर एक की डिटेल हमारे पास है। हमने एक ईमेल हेल्पलाइन दी थी, बीजेपी हेल्पलाइन JK@gmail.com। उस पर हजारों की तादाद में मेल्स आई। हमने हर एक मेल जो हेल्पलाइन पर आई उसका हमने जवाब दिया, उनको लिंक भेजा और फिर वो सारी डिटेल गवर्नर साहब को दी। गवर्नर साहब ने एक नई टीम का गठन किया और वो सब लोगों को ऑनलाइन किया। और आज उन तमाम लोग, वो जो बीजेपी हेल्पलाइन JK@gmail.com पर जिन्होंने संपर्क किया या हमें जो डिटेल्स भेजी, हमने वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजी। उन लोगों को बीजेपी के ऑफिस में सोशल मीडिया के लोगों ने उनको हमने ऑनलाइन किया। जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन फॉर्म भरने थे, बहुत सारे गरीब गुरबे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1000 रुपए का मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जिस पर वो मेल नहीं खुलती है, वो सारे लोगों को ऑनलाइन हमारे इस ऑफिस के अंदर किए। 15,000 के करीब ऐसे मजदूर लोग होंगे जिनको ऑनलाइन फॉर्म हमने इस ऑफिस से भरा, जिन्होंने हमने संपर्क किया, हमारी हेल्पलाइन पर कॉल की उनके लिए।
और मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी होती है कि अलग अलग स्टेट्स की जो हमने हेल्पलाइन चलाई थी उस पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स के, बंगाल से फोन आए, लेकिन बीच में हम असम, उड़ीसा जैसे और नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटों को मैं अपडेट करना भूल गया, तो वहां से मेरे को फोन आ गया, आप बताओ जी इन स्टेटों के लिए कौन इंचार्ज है। और लोगों ने वो सारा, फिर मैंने उनके लिए वो ईमेल हेल्पलाइन जारी की, वो सारी डिटेल्स आई। हमने चाहे कोई उड़ीसा के किसी समुद्र के किनारे बैठा था, या तमिलनाडु में था, केरल में था, या महाराष्ट्र में था, हर एक व्यक्ति की, हर एक बहन की, हर एक भाई की, हर एक बच्चे की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी की हेल्पलाइन पर स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा संपर्क किया, जो राजस्थान में, दिल्ली में, या महाराष्ट्र में, पुणे में, बेंगलोर में जो पढ़ते हैं, आईआईटी के, इंजीनियरिंग के, एमबीए के, एमसीए के स्टूडेंट्स, गुजरात से हमको फ़ोन किए और उन सब के लिए हमने व्यवस्थाएं की। अगर वहाँ भोजन की कमी थी तो हमने कंसर्न स्टेट में बात की। मैंने खुद हरियाणा के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग फंसे थे, हरियाणा की चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने बात की, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मैंने बात की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मैंने उनसे व्यक्तिगत बात की, दिल्ली में मैंने बात की, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने लगातार इस लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के बारे में भी और जो लोगों के बारे की चिंताओं से भी मैं उनको अवगत कराता था। यही कारण हुआ कि जम्मू कश्मीर से बाहर अलग अलग स्टेट्स में जो जम्मू कश्मीर के हमारे लोग फंसे थे, हमने उनकी पूरी चिंता की है। हमारा धर्म था, हमारी जिम्मेवारी थी, हमारा फर्ज था अपने लोगों की चिंता करना। ये बात और आज मैं एक बात और आपको बताता हूं, जहां जहां से हमारे लोग स्टैंडर्ड हैं, रेल्स आ रही है, कल 2 ट्रेन पहुंच रही हैं, कर्नाटक वाली ट्रेन पहुंच रही है, गोवा से यहां ट्रेन पहुंच रही है। लेकिन आपसे रविंद्र जी यहाँ जानना चाहूँगा, ट्रेनें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, अच्छी बातें आनी चाहिए, क्या राजनीतिक दबाव डालकर इन तमाम लोगों को बाहर से लाना खतरनाक नहीं है? इनमें से, क्योंकि अभी देखें जम्मू में इन्फेक्शन कंटेन हो गया हुआ था, लेकिन आज कोट बलवाल का मामला आ गया, भटिंडी का मामला आ गया, कठुआ से, बिलावर से मामले आ गए, और ये सारे मामले वही हैं जो लोग बाहर से इस वक्त आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता बेटर स्ट्रैटेजी ये होती कि ये जिस स्टेट में है वहाँ पर इनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए और वहीं पर सारी इनको व्यवस्था इनकी करी जाए ताकि इनको जम्मू कश्मीर आने की ज़रूरत ना पड़े? आपसे ये जानना चाहूँगा, अक्लमंदी किस चीज़ में थी? अगर अब इसके कारण इन्फेक्शन बढ़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। हम भी नहीं चाहते थे कि इस लॉकडाउन के दौरान में लोगों की मूवमेंट हो। अगर हमने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान से जो यहाँ हमारे बहन भाई बच्चे काम करते हैं, चाहे वो ईंट के भट्ठों में काम करें, मजदूरी करें, या मैसन का, मिस्त्रियों का काम करें, अगर हमने उनकी बस्तियों में जाके, झुग्गी झोपड़ियों में जाके भोजन राशन की व्यवस्था की, इसलिए की कि ये लोग यहाँ सुरक्षित रहें, और हमारे लोग जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग स्टेट्स में रहते थे, उन स्टेट्स में हमने उनको वहाँ ड्राई राशन, दवाइयाँ, हर प्रकार की सुविधा व्यवस्थाएं पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा ये लोग निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, छोटे छोटे बच्चे पैदल निकल पड़े, महिलाएं निकल पड़ी, बेटियां निकल पड़ी, बुजुर्ग निकल पड़े, और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में निकल पड़े। फिर आपको ये लगा कि सड़क पर मरने की बजाय बेहतर है कि घर कि ये तो बहुत कियास हो जाएगा। आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर देखो कितना कियास मचा है, लखनपुर और ये जो माधोपुर पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ कितना कियास है। इसी तरीके से आप पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर देखो, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बॉर्डर्स देखो। अगर ये खुली छूट अगर हम इनको इनकी विल पर दे दें, ये हजारों किलोमीटर पैदल चलना तो बहुत कठिन है, गर्मी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे लेकर ये लोग कैसे घरों में पहुंचेंगे? इसलिए सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन ये इस फैसले के पीछे भी ये ऐसा नहीं है कि सभी जैसे पहले ज़माने में ट्रेनें चलती थी, एक एक ट्रेन में के एक एक बोगी में, एक एक कोच में 100 लोग होंगे, ऐसा नहीं है। अगर 90 या 91 लोगों की वहाँ कैपेसिटी है तो वहाँ 56 लोग आएंगे। वो पूरे मॉस्क उनको लगाए होंगे, उनको ग्लव्स होंगे, उनके पूरी व्यवस्था, उनको जितना भी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा पूरे, और उनका चेकअप किया जाएगा। अगर कोई
किसी में कोई दिक्कत आएगी तो उसको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, अच्छा, उसको वहाँ हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। और हमारी चिंता है, हमने इस कोरोना वायरस को समाप्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने इन लोगों की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। गांव गांव के लोग हैं, 46,000 लोग हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर फंसे हैं। अब वो हमको बार बार आप उनको बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं सकते हैं, फिर वो आगे से रोना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे गुजरात के बड़ौदा में फंसे हैं, रोज मेरे को फोन करते हैं शाम को, जवाब दो जवाब दो। तो अंतोगत्वा हमने सरकार से बात की और आप ट्रेन चलना शुरू हुई हैं। कर्नाटक से ट्रेन और गोवा से ट्रेन चल पड़ी है। इसके बाद ट्रेन 13 तारीख को बुधवार को जो ट्रेन है, एक नागपुर से चलेगी, एक मुंबई से, एक कोल्हापुर से चलेगी। उसी प्रकार दिल्ली से कल 12 तारीख दिल्ली से जम्मू ट्रेन आने वाली है। बिहार से आज 15 बसेस पटना से जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर निकली हैं। इसी प्रकार हमने पंजाब और हिमाचल से अधिकांश लोगों को निकाला है। चंडीगढ़ से लोगों को बसेस से निकालने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से हम ट्रेनों से भी लोगों को लाएंगे और वाया बसेस भी लाएंगे। चलिए, और उसके यहाँ लाने के बाद उन लोगों को प्रॉपर यहाँ चेक किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले अपने उन लोगों, उन बच्चों, उन बहन भाइयों से निवेदन करता हूं जो या तो खुद जम्मू कश्मीर से इस समय बाहर हैं और घर आना चाहते हैं, या उनके परिवार के लोग हैं। ये कोरोना बहुत घातक बीमारी है। जैसे ये लोग हमारे घर में आए, इनको अपने घर में सेल्फ क्वारंटीन करें। इनके लिए एक अलग से आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, घर में एक कमरा इनके लिए स्पेशल रखें, वहाँ सारी व्यवस्थाएं इनको अलग से दें, इनसे मिलें जुलें ना कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही ये बिल्कुल इनका कोरोना टेस्ट बाद में नेगेटिव आता है तो ये परिवारजनों के साथ रहें, कोई परेशानी नहीं है। एक व्यक्ति को भी गलती से अगर इन्फेक्शन होगी और अगर भूल चूक हो गई, तबाही कर देगा ये कोरोना। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पैरामेडिक्स कोविड से लड़ रहे हैं, कई लोगों की कोविड के कारण मौत हो रही है, कई लोग कोविड इन्फेक्टेड हैं, घर जा रहे हैं, अपने घर चले जाते हैं। धर्म कोई भी हो, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, किसी भी धर्म के हैं आप, लेकिन समाज में देखने को ये मिल रहा है, कश्मीर से बहुत सारे इंसिडेंट हुए, भाई ये कोविड वाले का घर है, इधर बिल्कुल नहीं जाना है, ये कोरोना वाले का घर है, इधर बिल्कुल नहीं जाना है, और ये नर्स जो है ये कोविड इन्फेक्टेड पेशेंटों के वार्ड में, इसके घर नहीं जाना। जहाद की बातें सारे करते हैं, धर्म युद्ध सभी को करना है, लेकिन एक मामूली सी बीमारी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद अगर आप कोविड के इन्फेक्शन से निकल आते हैं, उसके बाद जो ये समाज के अंदर हो रहा है, ये किस ओर इशारा करता है। और क्या आप नहीं समझते कि राजनीतिक दल होने के नाते आपका भी ये दायित्व बनता है कि लोगों को कम से कम ये समझाएं कि आप बड़े धार्मिक हैं, बहुत धर्म को के जानकार हैं। ये कौन सी जानकारी है कि एक आदमी को अगर एक इन्फेक्शन हुआ, 14 दिन के बाद वो ठीक होकर वापस आ गया, एक डॉक्टर आपके मोहल्ले में है, वो आपका प्राइज है, एक पैरामेडिक आपके मोहल्ले में है, वो आपका प्राइज है, एक सफाई कर्मचारी आपका प्राइज है। ये सब प्राइज्ड और गिफ्टेड लोग हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। ये जो बेकदरे लोग हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इसीलिए तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रहे जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, पीएचई और बिजली के कर्मचारी हैं, और यहाँ तक कि मीडिया के हमारे भाई बहन हैं, आप हो, इनको मोदी जी ने कहा ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये कोरोना को समाप्त करने वाले इस युद्ध के योद्धा हैं। धर्म योद्धा यही हैं, सबसे बड़े देश को बचाने वाले योद्धा हैं। इसलिए आपने देखा कुछ जगहों से इस प्रकार की दुखद घटनाएं जिनको देख के सुन के मन में बड़ी तकलीफ हुई, डॉक्टरों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ, उनके साथ बर्ताव कहीं कहीं ठीक नहीं हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज आपने देखा लोगों ने फूल भी बरसाए, लोगों ने उनके समर्थन में तालियां बजाई, शाम को थाली एंड ताली,
शंख नगाड़े मृदंग उनके समर्थन में बजे। छोटे छोटे बच्चों ने उन कोरोना वॉरियर्स के लिए, उनकी तारीफ के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग्स की। हमारी सेना के जवानों ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने फूल बरसाए हॉस्पिटल्स के ऊपर और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर। क्या आप ये कहेंगे और कि पूरी दुनिया ने देखा। नहीं, क्या आप ये और कहेंगे अमेरिका जैसे देश की एयरफोर्स ने भी हमारे यहाँ, जब हमारी इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने जब फूल बरसाए हॉस्पिटल्स के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, उसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी के अंदर भी उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री ने ऐसा काम किया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ की कि वाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या गजब का नेता है इंडिया का। तो देश ने कोरोना वॉरियर्स का बहुत सम्मान किया है। कोरोना वॉरियर्स के लिए देश की जनता के दिल में बहुत इज्जत है। और हमें खुशी है कि करोड़ों देशवासियों ने डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया के लोग, सफाई कर्मचारी, बैंक, पीएचई, बिजली, हर एक कर्मचारी का सम्मान किया। यही हमारी परंपरा है। कुछ लोगों ने बहुत गलत रोल अदा किया, उनको नहीं करना चाहिए। उनको लगता था कि डॉक्टर हमको टेस्ट करेंगे, शायद हम कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे तो क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा 15 दिन, 20 दिन। भैया, वो किसकी सुरक्षा के लिए है? आपकी सुरक्षा के लिए। आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, अगर आप परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहोगे तो सभी सुरक्षित रहोगे। एक भी इन्फेक्टेड हो गया, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग, उनको भी मुझे लगता है कि ऊपर वाला जरूर सद्बुद्धि देगा और वो अच्छा काम करेंगे, प्रेरणा लेंगे। ये लॉकडाउन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन ने, लेकिन आपसे जहां हमारे सामने चैलेंजेस रखे, मैंने वहां लोगों को आपसे अच्छा काम करने का मौका भी दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जहां एक तरफ लोग जिहाद करना चाहते हैं और जब मौका जिहाद का आया है, जब वाकई जिहाद करना है, तो वहां लोग अपने पड़ोसी की शक्ल देखना नहीं चाहते। ये असल में मेरा सवाल था, आप शायद इशारा भी समझ गए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर कहीं कोई चूक किसी कारणवश, किसी व्यक्ति के कारण अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो उस व्यक्ति के किसी गलत कारनामे से हो सकती है। उसके लिए आप पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को आप दोष नहीं दे सकते। हाँ, जो गलत है उसको गलत कहने का मादा सब में होना चाहिए। अगर गलत हिंदू है वो गलत है, अगर गलत मुसलमान है वो गलत है। गलत कोई भी हो, जो गलत करेगा उसकी गलती के कारण कहना चाहिए ये गलत है। मजहब देख के, जात देख के, क्षेत्र देख के ना बातें करनी चाहिए, ना छुपानी चाहिए। सच को सच कहने की ताकत रखनी चाहिए। सच दिलेरी के साथ बोलना चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते। झूठ 100 बार भी बोलोगे, झूठ झूठ होता है, एक दिन पटक के धरती पर एक्सपोज होता है, मार खा। आपसे जानना चाहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर 4G को लेकर आया है और बहुत सारे मेरे देखने वाले एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आज प्रदेश अध्यक्ष अब क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो होम मिनिस्ट्री को कह दिया कि आप एक कमेटी बनाइए और फैसला कीजिए कि 4G को लेकर फैसला क्या करना है। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले से हमें पता था कि यही होना है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो, उस पर कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं हो सकती है। लेकिन बाल तो अब आपके कोर्ट में है, अब तो सरकार के पास बाल आ गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। गृह मंत्री के साथ आप बात करेंगे इसको लेकर? और मैंने पहले भी गृह मंत्री जी से बात की है। लेकिन एक बात आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारे देश का जो कोर्ट है, हमारे देश का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल जजेस हैं, ऑनरेबल जस्टिस हैं, वो किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आते हैं। हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसकी समीक्षा के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय के किसी सचिव को अपॉइंट किया है, चेयरमैन बनाया है, एक कमेटी बनी है
और स्टेट से भी वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, हमसे भी पूछा जाएगा, हम भी 4G को जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में रेस्टोर हो, लेकिन इसके लिए आपकी- बात करेंगे, अपनी रिकमेंडेशन भी करेंगे, हम अमित शाह साहब से भी बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मैं अगर अधिक कुछ टिप्पणी करूंगा वो न्याय संगत नहीं है, लेकिन सही है, लेकिन इच्छा मेरी है जम्मू का आम वो रेस्टोर होना चाहिए। जम्मू का आम युवा ये कह रहा है कि जी कश्मीर के चक्कर में आपने हमें फंसा के रख दिया है। नहीं, जम्मू के नौजवान जो हैं वो देशभक्त हैं, देश के लिए जीना जानते हैं। वो कहते हैं देशभक्ति की सजा मिल रही है। देशभक्ति की सजा नहीं होती है साहब। एक पुराना गीत है, कुर्बानी होती है। एक पुराना गीत है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। जो देश के लिए जीता है, जो भारत माता के लिए जीता है, वो इन सब परिस्थितियों को अच्छे से समझता है। उनको मालूम है कि सुरक्षा के भी बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं। पिछले दिनों हंदवाड़ा में क्या हुआ, और ये सारे कहीं ना कहीं लिंक्स होते हैं। बहुत सारे लोग, लेकिन यहां मैं करेक्ट करूंगा आपको, अगर हंदवाड़ा हुआ तो फिर नाइकू भी हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हंदवाड़ा हुआ उसके बाद जो नाइकू हुआ वो बहुत बड़ा हुआ। देखिए, हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवान हैं। हिमालय पर्वत से भी मजबूत हौसले रखने वाली हिंदुस्तान की आर्मी है हमारी सेना। हमारी पुलिस दुनिया के किसी भी देश में घुस के मार सकती है। आतंकवादी क्या चीज हैं? आतंकवादियों ने हंदवाड़ा में दुस्साहस किया था। इस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, और ये पाकिस्तान को देखो, ये पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान के अंदर लोग कोरोना से मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, राशन नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को बंदूकें दो और हमले कराओ। ये कौन सी इंसानियत है? अब सुना कोई गाजी जो है वो कमांडर बन गया। बड़े गाजी गुजी हमने देखे हैं पहले भी, ठीक है ना, बड़े चले गए। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. डिलन ने भी कहा कि बड़े गाजी आए, बड़े गाजी चले। बड़े बड़े देखे, हमारी भी 40-42 साल उम्र है, बड़े देखे इस 40 साल के। कितने महीने या कितने दिन? चलिए, ये तो ऊपर वाला तय करता है। नहीं, फिर भी कितने महीने, कुछ कितने? बातें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। अगर कोई गलत करेगा और माह रमजान में गलत करेगा, बेगुनाह को घर में जाके गोली मारेगा, तो क्या आप सोचते हो कि ऊपर वाला माफ कर देगा? अरे रैना साहब, एक बिल्कुल आखिरी में सवाल, इस पर क्या कहेंगे कि ये जितने भी आतंकी हैं वीडियो बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, बड़ी लंबी बनाते हैं, म्यूज़िक भी पीछे बड़ा अच्छा देते हैं। म्यूज़िक के साथ वो जो वीडियो कोई 10 मिनट की भी बनती है, 12 मिनट की भी बनती है। फौज के एक ऑफिसर से मेरी बात हुई, मैंने कहा लड़ते कितने मिनट है? उन्होंने कहा 2, 2.5, 3 मिनट के करीब करीब लड़ते हैं, और 5वें मिनट में जो ढेर हो गए होते हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँ, सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सुझाव एक ही है, पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू बो सो शैल यू रीप। आम का पेड़ लगाओगे, उस पर अनार पैदा नहीं होंगे, उस पर आम का फल लगेगा। अगर गोली चलाओगे तो आगे गोली से जवाब मिलेगा, और ये रास्ता ठीक नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादी, अलगाववादी, ये प्रोपेगेंडा करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेगुनाह लोगों को ब्रेन वॉश करके नौजवानों को पाकिस्तान भेजते हैं। बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां देके मरने के लिए भेजते हैं। मैं पूछता हूं, इमरान खान का बेटा कहाँ है? नवाब शरीफ का बेटे ने कभी जिहाद नहीं की। सैयद सलाउद्दीन के बेटा कहाँ है? सरकारी नौकरियां कर रहे हैं पांचों के पांचों बेटे। अली शाह गिलानी के बेटे कहाँ हैं? कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई दुबई में है, कोई लंदन में है। आम गरीब मजदूर किसान जो कश्मीरी है, उसको कहेंगे अस्लाम खतरे में है। अरे भैया,
इस्लाम खतरे में है, ये बोलना ही गलत है। एक तरफ हम कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी से के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो इस्लाम खतरे में कैसे हो गया? लेकिन एक चीज और सुनने में, इसीलिए एक चीज ये लोग मौत के सौदागर हैं। इन्होंने कश्मीर के अंदर गरीब लोगों को, मजदूर, किसान लोगों के घरों को के अंदर मातम अगर लाया है, इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने लाया है। और इन्होंने जो गुनाह किए हैं, इनकी सजा इनको मिलेगी और खतरनाक सजा मिलेगी। आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि सुनने में ये आ रहा है कि कश्मीरियों के ऊपर भरोसा करना पाकिस्तान की ISI और आर्मी ने बंद कर दिया है, इसीलिए उन्होंने अब लश्कर और जैश ए मोहम्मद को मिलाकर द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया है और अब पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ करके कश्मीर भेजा जाएगा और कश्मीर में अब पाकिस्तानी लड़ेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कश्मीरी जो है हमारे काम के नहीं है। ये ऐसा जो है अलग अलग सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो रियाज नाइकू का मारा जाना है और द रेजिस्टेंस फ्रंट का जो बनना है, ये इस और इशारा करता है कि अब पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के आतंकियों को यहाँ भेजा जाए। तो आपका इस पर क्या मत है? ये बिल्कुल आखिरी सवाल। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले 95% लोग हिंदुस्तानी हैं, भारत देश का तिरंगा झंडा उठाने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो गुज्जर बकरवाल हैं या पहाड़ी हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं, देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हाँ, 5% खुरापाती हैं, अलगाववादी, आतंकवादी मानसिकता वाले हैं और वो गलत कर रहे हैं। रही बात पाकिस्तान के और बाहरी विदेशी आतंकवादी आके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे, पाकिस्तान ने 30 साल में यही तो किया। और जो पाकिस्तान के आतंकवादी यहां कश्मीर में बंदूकें लेके आते हैं, आपको क्या लगता है वो जिहाद करने के लिए आते हैं? वो यहां इस्लामिक जो है, वो जो सूफीज्म है हमारा, उसको फैलाने के लिए यहां आते हैं। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 30 साल में कश्मीर में क्या क्या किया है, वो मेरे पास इनके काले चिट्ठे हैं, मैं जानता हूं। इन्होंने कश्मीरियों को बर्बाद किया है, कश्मीर के बच्चों को बर्बाद किया है। जहां कश्मीर के नौजवान लड़कों के हाथों में बंदूकें दी हैं, वहीं कश्मीर के अंदर इन्होंने ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन किया है और जो पाप इन्होंने किए हैं, जो दरिंदगी इन्होंने की है, उनको ऊपर वाला इनको कई जन्म माफ नहीं करेगा। कश्मीर के अंदर अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना मारती है, तो सेना को भी कश्मीरी मुसलमान हैं कि इस एरिया में ये छुपे हुए हैं, वो कश्मीर के बहादुर लोग हैं, वो कश्मीर की हमारी बेटियां, वो बहनें, वो हमारी माताएं जो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के जुल्म और सितम का शिकार हुई, उन्होंने ये बेड़ा उठाया, प्रण किया, उन्होंने संकल्प किया कि इस आतंकवाद को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए मैं कश्मीर के देशभक्त लोगों को सल्यूट करता हूं, जो आर्मी के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। पुलिस के वो जवान जो हंदवाड़ा इनकाउंटर के अंदर सब इंस्पेक्टर शकील पठान साहब जो शहीद हो गए, कपवाड़ा जिले के थे, के रहने वाले थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब, ASI अब्दुल रशीद शाह, SHO फिरोज अहमद डार, DSP मोहम्मद अयूब पंडित, मेंढर पुंछ के रहने वाले चौधरी मोहम्मद औरंगजेब, अल्ताफ साहब, इसी प्रकार जो SHO अरशद अनंतनाग के अंदर शहीद हुए। कौन थे वो लोग? क्या वो कश्मीरी नहीं थे, मुसलमान नहीं थे? कश्मीरी भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी थे, देश के लिए लड़े। इशरत मुनीर शोपियान के अंदर उसको मारा गया। आतिक मीर 8 साल के बच्चे को बांडीपुरा में मार दिया गया। क्या कसूर था 8 साल के बच्चे का? कितनी बच्चियों को कत्ल किया, कितनी माताओं बहनों का कत्ल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। ये बचेंगे? पहले तो हमारी पुलिस नहीं छोड़ेगी, जम्मू कश्मीर पुलिस
मैं पुलिस के जवानों को सलाम करता हूं। हमारी पुलिस जो है जंगी पुलिस है, जंगी पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर और हिंदुस्तान की सबसे जज्बा रखने वाली, मुश्किल हालात में लड़ने वाली अगर कोई पुलिस है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जवानों के जज्बे को, देशभक्ति को मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। और सलूट करता हूं उन लोगों को जो तिरंगे झंडे के लिए कुर्बान हो गए, उनको नमन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तमाम बातों पर हमने बात की, 4G की बात भी हुई और बात हुई कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये, जो जहां पर है, आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है कि आपको जम्मू कश्मीर लाने की सुविधाएं करी जा रही हैं, लेकिन मेहरबानी करके वहीं पर रहें, वहीं से संपर्क साधें, पैदल घरों से निकलने की जरूरत नहीं है। दीजिए इजाजत, आदाब।